मालकन ने घर पर 14 साल नौकरानी रखी हुई थी। रात होती तो वो मालकन का मसाज भी करती। मैं दिन भर गर्मी में काम करता और रात को फर्श पर सोता। एक रोज उस नौकरानी की मिन्नत समाजत की और उसके कपड़े पहनकर मालकन का मसाज करने लगा। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकन ने मुझे नौकरानी समझकर आज भी जब मैं गर्मी और चिलचिलाती धूप से घर के लिए सौदा सल्फ लाया था, पसीने से शराबूर हो चुका था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, रानो मालकन के एसी वाले कमरे से बाहर निकली। हाथ में तेल की शीशी पकड़ी हुई थी। मुझे देखकर बड़ा इतरा कर बोली, कितनी ठंड है मालकन के कमरे में, और बाहर इतनी गर्मी है जैसे कोई तंदूर खुला हो। ये सुनकर मेरा जी ही तो चल के रह गया था। मैं पूरा दिन घर और बाहर के चक्कर काट काट कर गर्मी में जल भुन जाता था। फिर घर के ज्यादातर काम मेरे सर पर थे और ये रानो की बच्ची कितने मजे में थी। बस मालकन की तेल से लेपा पोती करती और मालकन इसके वारी सदके होने लगती। मुझे देखकर कहने लगी, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा? चल जा, जल्दी से गर्मा गर्म पराठे बना और नाश्ता रख। मालकन अभी गुस्सा लेकर आ ही रही होंगी और मुझे भी बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर मैंने गुस्सीली नजरों से उसे देखा। कमबख्त, दिखने में धान पान सी लगती थी। खाने बैठती तो 4 बंदों का खाना खाकर डकार मार जाती। बहरहाल नौकर क्या और नखरा क्या, मुझे तो सब कुछ करना ही था। इसीलिए मैंने सारा सामान किचन में रखा, फ्रिज से आटा निकाला और पराठे बनाने में जुट गया। गरीब होना भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है और ये मुझसे बेहतर कौन जानता था। मैं घर में सबसे बड़ा था और मैं ही घर का वाहिद कफील भी था और मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 15 बरस थी। अम्मा ने दिन रात के लिए मुझे एक बंगले में मुलाजिम रखवा दिया था। वहां पर मालकन ही रहती थी। मालिक तो मुल्क से बाहर होते थे। घर में और भी बहुत से मुलाजिमीन थे, लेकिन मैं और रानो दिन रात मालकन के ही पास रहते थे। उनकी अपनी कोई औलाद भी ना थी। मालकन वैसे तो दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन न जाने क्यों वो 2-2 घंटे रानो से अपने जिस्म का मसाज करवाती। गोरी मोटी मोटी टांगें शीशे की मेज पर टिका कर बैठ जाती और रानो को जमीन पर बैठा लेती। शायद अमीर लोगों के ऐसे ही चोंचले होते हैं। मैं बहरहाल अपनी मालकन के दोगले रवैये से बड़ा ही तंग था। एक तरफ वो जितनी रानो के साथ मेहरबान थी, तो दूसरी तरफ मेरे साथ उनका रवैया इतना ही सख्त गिर था। सौदा सल्फ लेकर आता तो वो 1 रुपया भी इधर से उधर न होने देती, और चीज महंगी मिलती तो बातें भी मुझे सुनने को मिलती। और ये कमबख्त मारी रानो चापलूसियां करती और मालकन का दिल जीत लेती। शायद रानो मुझसे ज्यादा तेज थी, तभी मालकन को उसने अपना गर्विदा कर रखा था। उसकी तनख्वाह भी मेरी तनख्वाह से ज्यादा थी और रहती भी मालकन के साथ एसी वाले एक कमरे में थी। गर्मियों के दिन थे, इसीलिए मालकन का ज्यादातर वक्त अपने कमरे में एसी के अंदर ही गुजरता था। मैंने जले दिल के साथ नाश्ता बनाया तो रानो किचन में आकर कहने लगी कि मालकन कह रही है कि नाश्ता कमरे में ही लगा दो। जब मैं कमरे में गया तो ठंडी एसी की हवा ने मुझे एकदम ही पुरसुकून कर दिया। सामने रखे टेबल पर मैंने पराठे और दीगर लवाजमात रखे। उस वक्त रानो भी सोफे पर चढ़कर बैठी थी। सामने एलईडी पर कोई ड्रामा देख रही थी। रिमोट तक उसके हाथ में था और मालकन को किसी ड्रामे की कहानी बड़े शौक और दिलचस्पी से बता रही थी। मेरा भी दिल चाहा कि मालकन से कहूँ कि मुझे भी यहीं बैठकर नाश्ता करने दे। बाहर तो वाकई ऐसा हब्स और तपिश थी कि लगता था इंसान तंदूर में खड़ा है। अभी मैं ऐसी कोई हिम्मत जुटा ही नहीं पाया था कि रानो कहने लगी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या मुंह तक रहे हो? चलो जाओ, बाहर जाकर फ्रिज में रात का बचा हुआ खाना पड़ा है, वो उठाकर खा ले, वरना तुझे पता है ना रिस्क जाया करने पर कितना गुनाह मिलता है। मेरा दिल चाहता कि रानो का गला ही दबाकर उसे जान से मार डालो। वो क्या इस घर की मालकन थी जो मुझ पर यूं रोक जमाती थी? मुझसे इतनी बड़ी भी ना थी। अगर मैं 15 साल का था तो वो 16-17 की होगी, लेकिन बात करती जैसे मालकन की मुलाजमा ना हो, उसकी सगी बेटी हो। और फिर मालकन भी वही करती जो रानो कहती। ऐसी भी मुलाजमा से क्या हमदर्दी थी, मेरी तो समझ से बाहर था। मैं कमरे से बाहर आ गया, बेदिली से नाश्ता किया। किचन में धोने वाले बर्तनों से सिंक भरा पड़ा था। रूखी सूखी खाकर मैंने गुजारा किया और बर्तन धोने लगा। अभी किचन साफ किया ही था कि रानो फिर से नाश्ते के बर्तन लाकर सिंक में पटक गई। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि बर्तनों के बीच में हड्डियां और रोटियों के टुकड़े भी मौजूद थे। मैंने कहा, तुम्हें तमीज नहीं है जरा भी? अभी मैंने सारा सिंक धोया है और 4 बर्तन तुम खुद धो लो, मुझे भी सफाई भी करनी है। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास है और गुस्से से मेरा कान पकड़कर मड़ोड़ दिया। मैं कर्राह कर रह गया। कहने लगी, जबान चलाई तो एक मुंह पर थप्पड़ लगाऊंगी, मालकन से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। निकम्मे निखट्टू, कामचोर, बदतमीजी करोगे मेरे से? रानो का लहजा बुलंद हुआ तो मेरी जान पर बन गई। फौरन से मालकन किचन में आ गई तो रानो कहने लगी, मालकन ये बर्तन धोने से इनकार कर रहा है, बस इसे हड हरामी चढ़ गई है। जितनी मेहनत मैं करती हूँ
अगर इसे करनी पड़ जाए तो लग पता जाए इसके पैसों को कैसे हलाल किया जाता है। रानू का अंदाज तो ऐसे बदला जैसे उससे बड़ा मजलूम दुनिया में कोई है ही नहीं। ये सुनना था कि मालकिन की खा जाने वाली नजरें मुझ में गड़ गईं। कहने लगी, कर्मों के बच्चे, मैं तेरे मुंह पर 2 थप्पड़ लगाऊंगी अगर तूने रानू के साथ बदतमीजी की तो। जो रानू कहती है वही काम कर। खबरदार, जो तूने रानू के साथ जबान दराजी की तो तेरी तनख्वाह काट लूंगी। मैंने कहा, मालकिन देखिए, ये सारी हड्डियां रोटियां सिंक के बीच में फेंक गई है और अभी मैंने सिंक धोया है। लेकिन मालकिन को कहाँ रानू की कोई ऐब नजर आता था। कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर उसने कर दिया तो तुम साफ कर दो। तुम्हें इस घर में आखिर रखा किस लिए है। मालकिन ने बड़ी लगावट और मोहब्बत पाश नजरों से रानू को देखा और कहने लगी कि चल रानू, तू कमरे में, तेरा बस यही काम है कि मुझे राजी रखा कर। दोनों पता नहीं कमरे में क्या करती फिरती थी। मालकिन तो रात को भी रानू को क्वार्टर के बजाय अपने कमरे में सुलाती थी, वो भी एसी वाले। कभी कभी तो मुझे रानू पर शक होता था कि कभी लगता था कि यकीनन रानू मालकिन के ऊपर जरूर कोई जादू टोना करवाती है। लेकिन वो तो मेरी सोच से बहुत ही आगे बढ़ गई थी। ये जो काम वो मालकिन के साथ करती थी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल एक बार मैं मालकिन के कमरे से शाम की चाय उन्हें देने गया तो जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मालकिन बेड पर सो रही थी और रानू उनके साथ। मैंने फौरन से कमरा बंद कर दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। कुछ देर के बाद मैं कमरे का दरवाजा खोला। रानू निहायत गुस्से में मुझसे कहने लगी कि बिना दस्तक तुम कमरे में करने क्या आए थे। मैं तो अपनी नजरों में शर्मिंदा होकर रह गया था, इसीलिए फौरन से वहां से किचन में चला गया। लेकिन अब मैं मालकिन और रानू के बारे में शक व शुबहात में पड़ चुका था। रानू अच्छी लड़की नहीं लगती थी। मैं अब सोच चुका था कि रानू के बारे में पूरी हकीकत जानूंगा। जैसे ही मालिक आएंगे तो मैं उसकी शिकायत मालिक से लगाऊंगा। जब से मैं नौकरी पर लगा था, मालिक भी बस एक ही बार पाकिस्तान आए थे और बहुत ही अच्छे मिजाज के थे। उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। बाहर जाने से पहले उन्होंने मुझे मुट्ठी भरकर नोट भी पकड़ाए थे और हंसते हुए कहा था, अपनी मालकिन को मत बताना वरना खामखा मुझसे लड़ेगी और कहेगी नौकरों को सर पर मत चढ़ाया करो। मैं भी मालिक की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया। यकीनन वो मेरी बात का भरोसा करते थे। अगले ही रोज नाश्ते के दौरान मैंने मालकिन से कहा कि मालिक कब आएंगे। मालकिन, मैंने सवाल मालकिन से किया था लेकिन अचंभे में रानू आ गई थी। कहने लगी, तुम्हें मालिक से भला क्या काम है। मैंने किसी गुस्से से बोला, मैंने कहा होगा कोई काम, अब हर बात तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। ये सुनकर रानू के चेहरे की रंगत थोड़ी सी बदल गई थी। शायद वो समझ गई थी कि मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मालिकन कहने लगी, हाँ शायद चंद दिनों में तुम्हारे मालिक आएंगे। मैंने ये सुनकर मायनी खेज नजरों से रानू की तरफ देखा जो बार बार दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। आज तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जैसे मैंने नाश्ते के बर्तन उठाए और किचन में गया, वो मेरे ही पीछे आ गई। मैं बर्तन धो रहा था तो कहने लगी, खबरदार कर्मों के बच्चे, अगर तूने जबान खोली, कुछ भी तूने मालिक के सामने कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा डसा हुआ जहर भी नहीं मांगता, याद रखना। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे पता है कि तुम कितनी खतरनाक हो। मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन बेहतर जान सकता है। बहरहाल मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। मेरी बात सुनकर आज वो झाग की तरह बैठ गई। पहले तो मुझे घूर घूर कर देखने लगी और फिर कहने लगी, अच्छा रुको। उसने अपने दुपट्टे के किनारे से बंधी हुई गिरा खोली और पुराने पुराने से 10-10 के नोट निकाल कर कहने लगी, ये रख लो, पूरे 100 रुपए हैं। मेरी तरफ से कुछ खा लेना और अगर तुमने मेरी बात राज में रखी तो मैं तुम पर ऐसी इनायतें करती रहूंगी। बहरहाल मैं जो सोच चुका था वो तो मुझे करना ही था। लेकिन जब तक मालिक नहीं आते थे, क्या मजायका था कि मैं उस रानू की बच्ची से थोड़े से पैसे ही बटोर लेता। मैंने वो नोट पकड़े, जेब में डाल लिए। रानू के चेहरे की बदहवासी पल भर में खत्म हो गई, जैसे उसका मसला हल हो गया हो। एक बार रानू मालकिन की मालिश करने के लिए तेल कमरे में ले जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि बाहर बहुत गर्मी है और तुम रोजाना मालिश के बहाने कमरे में चली जाती हो। ऐसा करो कि आज मुझे अपने कपड़े दो ताकि कुछ देर मैं मालकिन के कमरे में एसी में बैठ जाऊं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, तो क्या तुम मसाज करोगे मालकिन का? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? मैंने कहा, ऐसा करो कि मसाज तुम कर दो और जब मालकिन के पांव का मसाज करना हो तब तुम बहाने से कमरे से बाहर आ जाना और मुझे अपने कपड़े देना। मैं पहनकर उनके पैरों का मसाज कर दूंगा। इस बहाने थोड़ा मुझे भी सुकून मिल जाएगा। बाहर इस वक्त आग बरस रही थी, शायद 40 के करीब दर्जा हरारत था। मेरी बात सुनकर कुछ देर वो सोच में पड़ गई। उसके बाद कहने लगी, चलो ठीक है। जब तक मैंने किचन का सारा काम समेटा तब तक रानू मालकिन का मसाज करती रही। जैसे ही मैं फारिग हुआ तो रानू कमरे से बाहर आई और मेरे हाथ में तेल की शीशी थमा दी और साथ में अपना जोड़ा भी।
کہنے لگی مالکن نیند میں ہے، اسی لیے بنا بات کیے ان کے پیروں کا مساج کرنا اور آدھے گھنٹے بعد کمرے سے باہر آ جانا۔ میں رانو کی اس مہربانی پر بڑا ہی راضی ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے رانو کا لباس پہنا، سر پر دوپٹہ اڑا اور مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے میری طبیعت پر کافی اچھا اثر ڈالا تھا۔ مالکن تو واقعی سو رہی تھی۔ میں نے ان کے پیروں پر تیل لگایا، مساج کرنے لگا۔ ٹھنڈک میں سکون سے میری آنکھیں بند ہوئی۔ جی تو چاہا کہ مساج یہیں چھوڑوں اور زمین پر لیٹ کر سو جاؤں، لیکن یہ بھی ممکن نہ تھا۔ بہرحال آدھا گھنٹہ میرا بہت اچھا گزر گیا اور اب میں یہی کرتا تھا۔ رانو میری بات ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ جو راز میں اس کے بارے میں جانتا تھا اسے راز رکھنے کے لیے اب وہ میری بات ماننے لگی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ کر رہ گئے۔ ویسے تو میں کوارٹر میں سویا ہوتا تھا، لیکن کچھ دن سے میری طبیعت میں بہت سستی، ہلکا ہلکا سا جسم میں بخار، کوارٹر میں حبس اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ رات کو مجھے بے چینی سے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں کوارٹر سے نکلے باہر آ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ باغیچے کی بینچ پر جا کر لیٹ جاؤں، کچھ تو تازگی، ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ ہم نوکروں کی بھی عجیب زندگی ہوتی ہے، آندھی یا طوفان، بیماری ہو یا کچھ اور، ہمیں گھر کے سارے کام ویسے ہی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ بنا کام کے تنخواہ نہیں ملتی۔ کوارٹر میں رہتا تو میری نیند پوری نہ ہو پاتی، یقیناً صبح مجھ سے کام بھی نہ ہوتا۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ مجھے بخار تیز ہو جاتا۔ جیسے ہی میں کوارٹر سے باہر نکل کر لان کی طرف آیا، مجھے سرگوشیوں کی آواز نے چوکنا کیا۔ تجسس کے مارے میرے پاؤں سے جوتے اتارے اور آہستہ آہستہ چھپ کر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر سامنے رانو اور کوئی نوجوان لڑکا، چوکیدار بھی اس وقت تک اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا، اسی لیے لان میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ رانو کا دوپٹے سے میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ نوجوان کون تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں تھوڑا آگے بڑھا تو مجھے ان کی سرگوشیاں سمجھ میں آنے لگی۔ جو کچھ رانو اس نوجوان سے کہہ رہی تھی میرے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اگر میں کچھ دیر وہاں کھڑا ہوتا تو یقیناً اس شاطر لڑکی کو میری آمد کا پتہ چل جاتا۔ وہ بہت تیز قسم کی لڑکی تھی، اسی لیے میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کوارٹر میں آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے ہی بخار سے میرے سر میں درد تھا اور اب رانو کی باتیں سن کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مالکن میری کسی بھی بات کا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ پچھلے چند ماہ سے جو کھیل رانو مالکن کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کا بھیانک انجام میں اپنے کانوں سے سن کر آیا تھا، اور اگر ابھی میں چپ رہتا تو یہ میری نمک حرامی ہوتی۔ میں ایک دو بار مالکن سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جیسے ہی میں رانو کی ذرا سی برائی کرتا مالکن تو میرے سر کے بالوں کو آ جاتی، کہتی خبردار جو رانو کے بارے میں کچھ بھی کہا تو۔ لیکن چپ رہ کر بھی گزارا نہ تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل مٹھی میں دبوچا جا رہا تھا، کیونکہ رانو مالکن کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہی تھی، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو میں اپنی نظروں میں ضرور گر جاتا، کیونکہ میں یہ راز جان چکا تھا۔ ایک بار میں نے جب سودا سلف لینے گیا تو مالک کا نمبر بھی اپنے ساتھ لے گیا، جو انہوں نے مجھے کاغذ پر لکھ کر دے دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو میں مالک سے فون کر کے منگوا لوں۔ میں نے وہ نمبر لیا اور ٹیلی فون بوتھ پر چلا گیا۔ کال ملائی تو 1 منٹ کا 300 اس نے مانگے، اور میرے پاس اتنے جیب میں تھے۔ میں کال پر مالک کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر مالک پریشان ہو گئے، کہنے لگے تم مالکن کا خیال رکھنا، جیسے بھی ممکن ہوا میں پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ 2 دن بعد ہی رانو نے اس نوجوان کو بلایا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ اب کیا کروں، کیونکہ مالک کے کوئی بھی چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال میں بے چینی سے باہر لان کے چکر کاٹنے لگا، کیونکہ رانو اس نوجوان کو لاؤنج میں لے گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اندر اب کون سا کھیل کھیلا جائے گا، لیکن میں بے بس تھا کیونکہ لاؤنج کا دروازہ لاک تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ بیرونی طرف مالکن کے کمرے کی کھڑکی ہے، مجھے وہاں سے جان کر دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے کی کھڑکی کے پاس گیا اور میں نے کھڑکی کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اس نوجوان نے مالکن کو کرسی پر بٹھا کر باندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے تھے، منہ پر بھی رومال باندھا تھا، اور رانو فٹافٹ سے الماری سے مالکن کا زیور نکال رہی تھی۔ چند دن پہلے بھی میں نے رانو کی یہی حرکت کرتے اسے دیکھا تھا۔ جب میں کمرے میں شام کی چائے لے کر گیا تھا تو مالکن سو رہی تھی اور رانو ان کی جولری میں سے سونے کے ٹاپس نکال کر اپنے دوپٹے میں باندھ رہی تھی۔ اس دن اس لڑکے سے لان میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم سارا زیور چوری کر کے مالکن کا قتل کر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ مالکن اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جن پر انہیں اندھا اعتبار تھا۔ اسی وقت پولیس کی گاڑی اور مالک کی گاڑی کا ہارن ایک ساتھ سنائی دیا۔ میں نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا اور وہیں سے پلٹ گیا۔ چوکیدار کے اٹھنے سے پہلے مین گیٹ کا دروازہ پورا کھول دیا۔ پولیس اور مالک دونوں اکٹھے اندر آئے، مجھ سے مالکن کا پوچھنے لگے۔ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ دونوں وہیں موجود ہیں۔ موقع پر دونوں پکڑے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ مالک کا نقصان ہونے سے بچ گیا۔
मालकन सारी हकीकत जान चुकी थी, इसीलिए मेरे सामने भी शर्मिंदा थी। मालिक ने मुझे 2 लाख इनाम दिया और साथ में मेरी नौकरी भी पक्की कर दी। मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया था कि अपने मालिक के साथ कभी भी दगाबाजी न करो। मेरी खिदमत का सिला मुझे मिल चुका था।